जमींदार कौन थे? उनके अधिकारों तथा प्राधिकारों की चर्चा कीजिए। जमींदार भारतीय उपनिवेशीय शासन के अंतर्गत भारत की मुख्य फीडल प्रणाली में भूमि के मालिक या बिचौलियों के रूप में थे। उन्हें ब्रिटिश पूर्वी भारत कंपनी या बाद में ब्रिटिश राज के द्वारा बड़े भूमिधार की दी जाती थी। जमींदार कृषि करने वाले किसानों से कर वसूल करते थे, जो कृषि करते थे, जिसे उन्होंने उपनिवेशीय सरकार के लिए कर्ता के रूप में किया। जमींदारों के अधिकार और लाभ अवधि के आधार पर भिन्न थे और वे ब्रिटिश अधिकारियों के साथ जो किए गए विशेष समझौतों पर भी निर्भर करते थे। हालांकि उन्हें सामान्यतः निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। राजस्व संग्रह। जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व की वसूली था। उन्हें खेती करने वाले किसानों से खेती का हिस्सा या निर्धारित राजस्व का कुछ हिस्सा मिलता था, जिसे वे उपनिवेशीय सरकार को देना था। भूमि का स्वामित्व। जमींदारों के पास उनके द्वारा नियुक्त क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण भूमि के स्वामित्व के अधिकार थे। उनके पास भूमि का नियंत्रण था और वे किसानों को खेती के लिए किराए पर दे सकते थे या अपने उपयोग के लिए रख सकते थे। कानूनी प्राधिकार। कई मामलों में जमींदारों को अपने खेतों पर कानूनी अधिकार भी प्राप्त होते थे। वे किसानों के बीच विवादों को सुलझा सकते थे या राजस्व के अदा न करने पर दंड लगा सकते थे। सामाजिक स्थिति। जमींदार अक्सर समाज के ऊपरी परिसर में शामिल होते थे और उनके स्थिति के साथ संबंधित विशेषाधिकारों का आनंद उठाते थे। वे अभियंता वर्ग का हिस्सा थे और उन्हें शिक्षा, राजनीतिक प्रभाव और अन्य सामाजिक सुविधाओं की पहुंच होती थी। वंशानुगति। कई मामलों में जमींदारी अधिकार वंशानुगत थे, विशेष कुछ परिवारों में पीढ़ी पीढ़ी में ये अधिकार संचित होते थे। इससे भूमि का प्रबंधन और राजस्व संग्रह में निरंतरता सुनिश्चित होती थी। विशेषाधिकार और छूट। कई बार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जमींदारों को कुछ विशेषाधिकार और छूट भी प्रदान की जाती थी, उनकी वफादारी या सेवाओं के प्रति पुरस्कार के रूप में। आर्थिक लाभ। राजस्व संग्रह के अलावा जमींदार अक्सर किसानों से देय राजधानी, विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क या अपनी भूमि पर व्यापार और वाणिज्य का लाभ भी उठाते थे। हालांकि महत्वपूर्ण है कि जमींदारों के अधिकार और विशेषाधिकार अक्सर उन किसानों की लाचारी के लिए होते थे जो उनकी भूमि पर काम करते थे। किसानों को भारी कर, दंपत्ति की बोझ और जमींदारी प्रणाली के तहत गरीबी में जीना पड़ता था। इस असमान धन और शक्ति के वितरण ने उपनिवेशीय भारत में व्यापक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारणों में से एक के रूप में योगदान किया। मुगलों के अधीन व्यापारिक वर्गों तथा व्यापारिक गतिविधियों की चर्चा कीजिए। मुगल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण घटक थे और साम्राज्य में इन गतिविधियों का निर्वाह करने के लिए एक अच्छी तरह संगठित प्रणाली थी। यहाँ मुगलों के अधीन व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में शामिल व्यक्तियों की एक अवलोकन है। अमिल। ये राजस्व अधिकारी थे जो कर जैसे व्यापार से संबंधित कर वाणिज्य संबंधित कर के वसूल के लिए जिम्मेदार थे। वे अपने संबंधित क्षेत्रों में व्यापार गतिविधियों को नियंत्रित करने और करों को प्रभावी तरीके से वसूल करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। श्रॉफ मनी चेंजर्स और बैंकर्स थे जो मुद्रा की विनिमय और क्रेडिट जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करके व्यापार की सुविधा प्रदान करते थे। वे दूरस्थ व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वाणिज्यिक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सर्राफ या साहूकार। ये व्यापारी और व्यापारी थे जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते थे। वे प्रमुख व्यापार मार्गों पर कारवांसराई, गोदाम और व्यापारिक इंटरेस्ट संचालित करते थे, जिनसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और उसके परे के क्षेत्रों के बीच सामग्री का विनिमय होता था। डबगर ब्रोकर्स थे जो व्यावसायिक लेनदेन में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बांधवार के बीच निम्नता बनाते थे। वे मूल्य विचार करने, अनुबंधों की व्यवस्था करने और व्यापार की निरंतरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बंजारा एक घुमंतू समुदाय था जो बैल और ऊंट जैसे पैक जानवरों का उपयोग करके दूरस्थ दूध की सामग्री को भारी विपणन करने में शामिल था। वे विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सड़कें पर्याप्त नहीं थीं। सौदागर धनी व्यापारी थे जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते थे। उनके पास अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में संपर्कों का विस्तार होता था और उन्होंने साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कारवां एक स्थापित व्यापार मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यापारिक कारवां थे जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री और वस्त्र का परिवहन करते थे। उन्हें अक्सर डकैतों और अन्य खतरों से सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड्स के साथ भी चलाया जाता था। कोठीवाले वस्त्र और सामग्री को अपने गोदामों में भंडारित करने वाले थे जो इसे बेचने या और स्थानांतरित करने से पहले संचित करते थे। वे व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे क्योंकि वे बिक्री या शिपमेंट के लिए इंतजार कर रही सामग्री के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करते थे। इन व्यक्तियों ने साम्राज्य के जीवंत और विविध वाणिज्यिक परिदृश्य में योगदान दिया, साम्राज्य के अंदर और पड़ोसी क्षेत्रों और उसके पार व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया। भारत में पुर्तगाली व्यापार का वित्त प्रबंधन किस प्रकार किया जाता था? भारत में पुर्तगाली व्यापार का वित्त प्रबंधन विभिन्न तरीकों से किया जाता था, जिसमें प्रमुखतः पुर्तगाली राजघराने, निजी निवेशक और व्यापार से प्राप्त लाभ शामिल था। निम्नलिखित है। पुर्तगाली राजघराने का निवेश। प्रारंभ में पुर्तगाली राजघराने ने भारत की खोजी यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। उदाहरण के लिए, पुर्तगाल के राजा मनुएल पहले वास्को डी गामा की भारत यात्रा का समर्थन किया। साथ ही राजघराने ने किसी विशेष व्यापारियों या कंपनियों को विशेष व्यापार अधिकार प्रदान किए जो आगे की अभियानों का वित्त पोषण करने और भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित करने में मदद किया। निजी निवेश। धनवान व्यापारियों और महाराजाओं सहित निजी निवेशकों ने पुर्तगाली व्यापार उद्योगों के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन व्यक्तियों या समूहों ने अपनी पूंजी को भारत की यात्राओं में निवेश किया और लाभ के एक हिस्से के बदले में वे संयुक्त शेयर कंपनियों या साझेदारियों का गठन कर सकते थे ताकि संसाधनों को जमा करें और लंबी दूरी के व्यापार से जुड़ी जोखिमों को बांट सकें। व्यापार से प्राप्त लाभ। भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित होने के बाद मसालों के लाभदायक व्यापार से प्राप्त लाभ पुर्तगाली ऑपरेशन को बनाए रखने में मदद करते थे। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसाले यूरोप में उच्च मूल्य और भारी लाभांश देने वाली वस्तुएं थीं। पुर्तगाली ने भारतीय महासागर के मसालों का व्यापार पर एक मोनोपोली की स्थापना की, जिससे उन्हें मूल्यों का नियंत्रण करने और लाभों को अधिकतम करने की अनुमति मिली। उपहार और कर। पुर्तगाली ने भारत में अपने कब्जे में वित्तीय संपदा को निकालने के लिए स्थानीय शासकों से उपहार भुगतान और व्यापार पर करों का विधान किया। वे अक्सर अपनी सैन्य शक्ति और स्थानीय शक्तियों के साथ संधि करके इन भुगतानों को निकालते थे, जो उनके ऑपरेशन को वित्त पोषित करने और क्षेत्र में अपनी प्रभुता को बनाए रखने में मदद करते थे। ऋण और क्रेडिट। कुछ मामलों में पुर्तगाली व्यापारियों और व्यापारिक कंपनियों ने अपने ऑपरेशन को भारत में वित्तीय संस्थानों से ऋण या क्रेडिट की आवश्यकता हो सकती है। ये ऋण ब्याज के साथ वापस किए जाने की आवश्यकता होगी, लेकिन ये व्यापारिक यात्राओं को वित्त पोषित करने और क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करते थे। समग्र भारत में पुर्तगाली व्यापार का वित्त प्रबंधन राजघराने की संरक्षण, निजी निवेश, व्यापार से प्राप्त लाभ, उपहार भुगतान और वित्तीय व्यवस्थाओं के संयोजन से होता था। इस वित्तीय सहायता का महत्वपूर्ण योगदान युगों के युगों में भारतीय महासागर क्षेत्र के मसालों के लाभदायक व्यापार में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने और बनाए रखने में था। सल्तनत काल में भारत के सूफी सिलसिलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सल्तनत काल में भारत के सूफी सिलसिलों का संक्षिप्त वर्णन। सूफी आंदोलन का आरंभ। सल्तनत काल भारत में सूफी आंदोलन का आरंभ हुआ। इसका मूल उद्देश्य धार्मिक सामर्थ्य को बढ़ाना और लोगों को धार्मिक विवेक, समरसता और प्रेम की ओर प्रेरित करना था। चिश्ती सिलसिला। यह सिलसिला सल्तनत काल के दौरान भारत में प्रमुख था। इसके प्रमुख संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्होंने समाज में मुस्लिम हिंदू एकता को प्रोत्साहित किया और चारित्रिक उन्नति को प्रमोट किया। सुहरवर्दी सिलसिला। यह सिलसिला सल्तनत काल के दौरान विकसित हुआ। इसके मुख्य आधारशिला अमीर खुसरो के शिष्य बाबा निजामुद्दीन आउलिया द्वारा रखा गया था। चिश्ती सुहरवर्दी संगम। सल्तनत काल में चिश्ती और सुहरवर्दी सिलसिलों के बीच गहरा संगम हुआ। इससे धार्मिक एकता की भावना और सामाजिक समरसता की भावना को और बढ़ाया गया। गुलशनी सिलसिला। यह सिलसिला सल्तनत काल में उदय हुआ। इसका मुख्य संस्थापक बाबा गुलशन शाह थे। इन्होंने संगीत और कविता के माध्यम से धार्मिक अनुभव को बढ़ावा दिया। सिलसिलों का साहित्यिक योगदान। सल्तनत काल में सूफी सिलसिलों ने साहित्यिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कविताएं, किस्से और गीत सामाजिक संदेशों को समर्थन करती थीं। धार्मिक अनुभव का प्रसार। सल्तनत काल में सूफी सिलसिलों ने धार्मिक अनुभव को जनता तक पहुंचाने का काम किया।
उनके द्वारा प्रचारित संदेशों ने लोगों के मन में धार्मिक भावना को बढ़ाया। समाज में बदलाव का स्रोत। सल्तनत काल में सूफी सिलसिलों ने समाज में बड़े परिवर्तन का स्रोत बनाया। उनके माध्यम से धार्मिक और सामाजिक बंधनों को मजबूत किया गया। सूफी सिलसिलों का आधुनिक युग में प्रभाव। भारतीय समाज में सल्तनतकालीन सूफी सिलसिलों का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का प्रभाव आज भी भारतीय समाज में दिखाई देता है। सूफी सिलसिलों का विरासत में समाहित। सूफी सिलसिलों का विरासत में आज भी भारतीय समाज में समाहित है। उनके संदेश, मूल्य और धार्मिक अद्यतन समाज को आज भी प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार सल्तनत काल में भारत में सूफी सिलसिलों ने धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका प्रभाव आज भी समाज में महसूस किया जा सकता है। एकेश्वरवादी आंदोलनों के सामान्य लक्षणों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। एकेश्वरवाद, जिसे मोनोथेइज्म भी कहा जाता है, धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल एक ही ईश्वर है जो सभी कार्यों का कारण है, सभी सत्ता का आधार है और सभी वस्तुओं का सर्वोपरि नियंत्रक है। इसलिए एकेश्वरवादी आंदोलनों के लक्षणों को समझने के लिए हमें इस सिद्धांत के मूल तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भक्ति केंद्रितता। एकेश्वरवादी आंदोलनों में भक्ति केंद्रितता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। धार्मिक साहित्य, साधना और समुदाय में सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से भगवान या ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। धार्मिक शास्त्रों का महत्व। एकेश्वरवादी आंदोलनों में धार्मिक शास्त्रों का महत्व बहुत उच्च माना जाता है। ये शास्त्र ईश्वर के स्वरूप, उसके गुण और उसके साधनों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे भक्त ईश्वर के प्रति अपनी समर्पणा को बढ़ा सकते हैं। समाज में धार्मिक जीवन की महत्वता। एकेश्वरवादी आंदोलनों में समाज में धार्मिक जीवन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इसका मकसद समाज को धार्मिक मूल्यों और नैतिकता के प्रति जागरूक करना होता है, ताकि व्यक्ति ईश्वर के साथ उसके साकार या निराकार संबंध को मजबूत कर सकें। सामाजिक परिवर्तन का प्रयास। एकेश्वरवादी आंदोलनों में आमतौर पर सामाजिक परिवर्तन का प्रयास भी देखा जाता है। धार्मिक नेताओं और समुदायों का मानना होता है कि समाज को ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए और इसके लिए वे समाज को धार्मिक अदालत, समाज सेवा और शिक्षा के माध्यम से जागरूक करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव की महत्वता। एकेश्वरवादी आंदोलनों में आध्यात्मिक अनुभव की महत्वता को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ एकीकृत होने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो उसे ईश्वर से संबंधित महत्वपूर्ण अनुभवों की ओर ले जाता है। इन सामान्य लक्षणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एकेश्वरवादी आंदोलनों का मकसद धार्मिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना होता है, जो व्यक्ति और समाज के साथ सद्गुणों की वृद्धि करता है। अलाउद्दीन खलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खलजी का बाजार नियंत्रण नीति मुख्य रूप से उसकी राजनीतिक और आर्थिक प्रतिभा को स्थायी बनाने के लिए थी। वह अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए निवेशकों, व्यापारियों और बाजारों को नियंत्रित करने की कई नीतियों का आयोजन किया। व्यापारिक संप्रेषण का नियंत्रण। खलजी राजवंश ने व्यापारिक आयात और निर्यात को नियंत्रित किया ताकि वे अपने राज्य के अर्थतंत्र को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। कर नीति। अलाउद्दीन खलजी ने करों को संशोधित किया और बढ़ावा दिया, जिससे सरकार को अधिक आय प्राप्त हो सके और यह विकास के कार्यों को समर्थित करने में मदद कर सके। मुद्रा नीति। उन्होंने मुद्रा के प्रबंधन में संशोधन किया ताकि राज्य के अर्थतंत्र को सुदृढ़ किया जा सके और मुद्रा की मूल्य का संरक्षण किया जा सके। व्यापारिक प्रतिबंध। खलजी ने अपने राज्य में व्यापारिक प्रतिबंध लगाया ताकि वहां की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके और उसके अर्थतंत्र को स्थिर बनाए रखा जा सके। सामाजिक और आर्थिक सुधार। खलजी ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और जनता को लाभ मिल सके। ये थे कुछ मुख्य बाजार नियंत्रण नीतियां जिन्हें अलाउद्दीन खलजी ने अपने शासनकाल में लागू किया। बैरम खां का संरक्षणत्व काल। बैरम खां का संरक्षणत्व काल, जिसे हिंदी में बैरम खां का संरक्षणकारी कार्यक्रम भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं समझाई गई हैं। संरक्षण क्षेत्र। यह कार्यक्रम प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों को ध्यान में रखता है, जैसे जंगल,
वन्यजीव अभयारण्य, ऐतिहासिक स्थल आदि। सांस्कृतिक संरक्षण, यह संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा के लिए प्रायोजन किया जाता है, जैसे पुरातात्विक स्थलों, धरोहरों और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। समुदाय संरक्षण, यह कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करने के माध्यम से संरक्षण में शामिल करता है। संगठनात्मक उपाय, यह कार्यक्रम संगठनात्मक उपायों के माध्यम से संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करता है, जैसे जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा और अन्य सामुदायिक कार्यक्रम। प्रौद्योगिकी संरक्षण, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उपायों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण भी किया जाता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का विकास और उनका प्रबंधन। संरक्षण संगठनों के समर्थन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण संगठनों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें। इस रूप में बैरम खां का संरक्षणत्व काल भारतीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (BIC) भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए अनेक पहलुओं में विशेष ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्व को समझाया जा सकता है। आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने देश को आर्थिक रूप से पराजित किया। भूमि और संसाधनों का शासन, कंपनी ने भारतीय भूमि का शासन किया और संसाधनों का उत्तेजन किया, जिससे उसका अधिग्रहण किया जा सका। राजनीतिक प्रभाव, BIC ने भारतीय राजनीति में बड़ा प्रभाव डाला, जिससे उसने भारतीय राज्यों को विभाजित किया और उन्हें अपने अधीन किया। व्यापारिक प्रवृत्ति, इसके साथ ही कंपनी ने भारत में व्यापार को बढ़ावा दिया और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया। सामाजिक परिवर्तन, इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय समाज में भी विभिन्न परिवर्तनों को लाया, जैसे कि शिक्षा, सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक अनुसंधान। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इतिहास में व्यापक प्रभाव डाला, जिसने देश की विकास और समृद्धि पर गहरा असर डाला। सैन्य तकनीकी। सैन्य तकनीकी विषय एक विशेष क्षेत्र है जो सेना और सुरक्षा तंत्रों के उत्तराधिकारी है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जा रहा है। सैन्य तकनीकी में उपयोग होने वाली तकनीक विविध है, जैसे कि रडार, सैन्य वाहन, उच्च गुणवत्ता के सैन्य उपकरण, नियंत्रण प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियाँ। सैन्य तकनीकी का उद्देश्य सैन्य शक्ति को मजबूत करना होता है, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित और प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकें। इसमें संचार, सतर्कता, गुप्तचर और युद्ध के तंत्र को समझने और उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण शामिल होते हैं। नई और उन्नत सैन्य तकनीकी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि उच्च गति इंटरनेट, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वारण तकनीक। इसका उपयोग सैन्य संघर्षों, आपातकालीन स्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा के लिए किया जाता है। सैन्य तकनीकी अक्सर उच्च गुणवत्ता, ताकत और अद्भुत नियंत्रण क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है, जिससे सुरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में मानकों को पारित किया जा सकता है। अधिकतर देश अपनी सैन्य तकनीकी क्षमता को विकसित करने के लिए विशेष ध्यान देते हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा और रक्षा को बेहतर ढंग से संभाल सकें। कुरानिक सुलेखन। कुरानिक सुलेखन मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कुरान में दी गई निर्देशों को स्पष्टता से समझने में सहायक होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुलेखन हैं। तौहीद, यह सुलेखन बताता है कि अल्लाह एक है और कोई उसके समान नहीं है। नबूवत, यह बताता है कि अल्लाह ने पूर्व में पैगंबरों के माध्यम से अपने संदेश को मनुष्यों को पहुंचाया। किताब, यह बताता है कि अल्लाह ने अपने संदेश को कुरान के माध्यम से मनुष्यों को दिया। आखिरत, यह बताता है कि मौत के बाद आखिरत में जन्म मिलेगा और सच्चे बंदों को स्वर्ग मिलेगा। क़यामत, यह सुलेखन बताता है कि एक दिन सभी लोग अपने कामों के आधार पर अल्लाह के सामने खड़े होंगे। किस्से, कुरान में कई किस्से हैं जो अल्लाह के नबी और पैगंबरों की कहानियों को बताते हैं और सीख सिखाते हैं। शरीयत, यह सुलेखन बताता है कि कैसे मुसलमानों को अल्लाह के निर्देशों का पालन करना चाहिए। कुरानिक सुलेखन मुसलमानों के लिए निर्दिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।